हेलो एवरीवन, दिस इज रविचंद्र यूपीएससी सीएससी वेलकमिंग ऑल ऑन समर्थ है इंजोड़ी सरी इन्वायरमेंटल आपको स्टार्ट करेंगे आज से है ना। और जितना भी इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल हमें पढ़ना है आप लोगों को, चाहे यूपीएससी लॉ ऑप्शनल की बात कर लो आप, चाहे सीयूईटी पीजी की बात करो, उसके एंट्रेंस की बात कर लो, या एट द सेम टाइम आपके सेमेस्टर की बात कर लें। इन्वायरमेंटल अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एट द सेम टाइम आप जब एनजीटी वगैरह से इंटर्नशिप करते हो और आगे आप मास्टर्स करते हो इन्वायरमेंटल लॉ में, या फिर आप पूरी दुनिया में इन्वायरमेंटल लॉ को समझते हो आप, तो आपके जो टॉपिक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल लॉ के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, वाटर एक्ट है, एयर एक्ट है, नॉइज पोल्यूशन एक्ट है, जितने भी पॉसिबल एस्पेक्ट्स है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, ऑल एट द सेम टाइम जो कन्वेंशन है उन सब के बारे में बात करेंगे धीरे धीरे टॉपिक्स में। तो आज जो पहला टॉपिक है हमारा वो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इट्स अ अम्ब्रेला एक्ट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट जो आपके इन्वायरमेंटल लॉ को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बोलते हैं इसको। तो इसके बारे में आज बात करेंगे। प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और एट द सेम टाइम जितना भी पॉसिबल हो सकता है चैनल को सपोर्ट करिए। जैसे आपको अच्छा लगता है उस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला जो सवाल जब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को जब मैं पढ़ रहा था, मुझे लगा था जब मैंने पढ़ा था इसके बारे में, तो एक इंपॉर्टेंट सवाल जो मेरे दिमाग में आया था कि आखिर ये इन्वायरमेंट मतलब क्या बोलते हैं। जो आप यूजुअली इन्वायरमेंट का मतलब समझते हो ना, जो आपने आज तक पढ़ा है अपने साइंस के दुनिया में, या फिर अपने अपने करिकुलम के समय में जो आपने पढ़ा स्कूल लाइफ में, वो इन्वायरमेंट मतलब जो भी आपके चारों तरफ है वो आप इन्वायरमेंट समझ जाते हो उसको, या उसको बोल सकते हैं ऐसे एटमॉस्फेयर के रूप में आप समझते हो। पर जब आप स्पेसिफिकली इन्वायरमेंट के बारे में समझोगे ना, तो इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोटिक कंपोनेंट्स है, बायोटिक कंपोनेंट्स। सो ऑल टुगेदर ये सारी चीज़ें जब मिल जाती हैं ना, तो एक पर्यावरण का क्या करते हैं वो फॉर्मेशन करते हैं कि इन्वायरमेंट का क्या होता है, वो डेफिनेशन के अंदर में आता है। लीगैलिटी में क्या इंपॉर्टेंट है, जो बेयर एक्ट में लिखे होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट इस बेयर एक्ट के अकॉर्डिंग उठता है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में इन्वायरमेंट का क्या मतलब होता है। प्रोटेक्शन मतलब आप लोग समझते हो कि किस तरीके से उसको बचाया जा सकता है, सुरक्षा जिसको हम बोलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे आगे कि आखिर क्या ऐसी नीड आ गई 1986 में, एकदम से ऐसा क्या सिचुएशन आ गया कि भारत देश को इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को क्या करना पड़ा, बनाना पड़ा। अर्लियर एक्ट्स पहले से भी थी, रूल्स रेगुलेशंस पहले से भी थे, जैसे वाटर एक्ट है, एयर एक्ट है, उसके पहले और भी बहुत सारे एक्ट थे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था। आखिर व्हाट वर द कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस और द नीड्स जिसने हमें फोर्स किया कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को क्या करें, हम इनैक्ट करें। एम एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के, अथॉरिटीज क्या होंगी, कंसर्न अथॉरिटी का जो कॉन्सेप्ट है सेक्शन 3(3), इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसके बारे में बात करेंगे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन अथॉरिटीज को क्या करती है, साइन करती है। आगे सेक्शन 4 की बात करेंगे, सेक्शन 5, सेक्शन 6 की बात करेंगे। एंड द सेम टाइम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये EIA क्या होता है, और अभी न्यूज़ में क्यों है, इसके ऊपर ड्राफ्टिंग की बात हो रही है, नई नई करंट अफेयर्स। अब देखिए, मुझसे पढ़ने का आपको बेनिफिट यही मिलेगा कि जैसे मैं यूपीएससी एस्पायरेंट भी रहा हूँ, तो मुझे कई सारी अपडेट्स करंट पता होती हैं, तो मैं आपको उसमें क्या कर सकता हूँ, लॉ के साथ चीज़ों को ऐड करके बता सकता हूँ। मोर स्पेसिफिकली सिर्फ लॉ पढ़ोगे तो आप शायद चीज़ों को लिख नहीं पाओगे उस लेवल पे एग्जाम्स में। तो सबसे पहला सवाल कि इन्वायरमेंट का क्या मतलब होता है, तो सेक्शन 2 का जब आप पढ़ोगे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बेयर एक्ट की जब आप बात करेंगे, तो उसमें जो आपका पेपर, जो आपका सेक्शन 2 उसमें साफ साफ दिया हुआ है कि इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है। इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण इंक्लूड्स व्हाट, वाटर, एयर एंड लैंड। 3 चीजें मैंने बताई, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर, एंड द इंटर रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट अमंग एंड बिटवीन वाटर, एयर एंड लैंड एंड ह्यूमन बींग्स, अदर लिविंग क्रिएचर्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्रॉपर्टी। अगर आप इन्वायरमेंट के डेफिनेशन को ढंग से देखोगे तो कई सारी चीजें बहुत स्पेसिफिकली लिख दी गई हैं, पर ये पूरी की पूरी चीजों को इंक्लूड नहीं कर पाता। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो छोड़ दिया गया इन्वायरमेंट के। अब यही सारी क्रिटिसिज्म इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की, और इसी को अपन क्या करें, अभी 2022 में 23 में अमेंडमेंट की बात चल रही है। वैसे भी काफी समय हो गया, 40-45 साल हो गए लगभग, मतलब 23-14 अगर जोड़ लो तो लगभग 37 साल के अराउंड हो गए। तो इसको अपन एक्सचेंज वैसे भी मतलब क्या करेंगे, अमेंड करेंगे। तो इन्वायरमेंट के डेफिनेशन में दिखा हुआ है कि पानी, वाटर मतलब एयर, लैंड और उनके बीच का इंटर रिलेशनशिप, चाहे वो एक ह्यूमन बींग्स की बात कर लो और वाटर की बात कर लो, वाटर, एयर और ह्यूमन बींग्स की बात कर लो, या उससे रिलेटेड कोई भी लिविंग क्रिएचर्स हो सकता है, प्लांट्स हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकता है। इनके बीच में जो इंटर रिलेशनशिप होता है, जो कनेक्टिविटी होती है, जो इनके बीच में एसिमिलेशन होता है, उससे जो चीज का फॉर्मेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट बोलते हैं। आगे पढ़ोगे जब सेक्शन 2B में आप, मतलब सेक्शन 2 में जब आप पढ़ोगे आगे, तो इन्वायरमेंटल जो आपका पॉल्यूटेंट है उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है सेक्शन 2B में कि दैट इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट किसको बोलेंगे, पर्यावरण जिसको हम बोलते हैं ना कि यार ये प्रदूषक है, ये पॉल्यूटेंट इन्वायरमेंट को क्या करे, मतलब क्या बोलते हैं, प्रदूषित कर रहा है, ठीक है हिंदी में। तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट का क्या डेफिनेशन होता है, दैट मीन्स एनी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस प्रेजेंट एट सच कंसंट्रेशन एज मे बी और टेंड टू बी इंजूरियस टू एनवायरमेंट।
अब इस चीज को समझो आप। सेक्शन 2 भी कहता है कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट मतलब कोई भी सॉलिड, लिक्विड और गैसीय सब्सटेंस, तीन ही चीज बताया इसने, जो प्रेजेंट हो सकता है इस कंसंट्रेशन में, जो या तो इंजूरियस है या तो टेंड टू बी इंजूरियस हो सकता है आपके इन्वायरमेंट के लिए। अब इन्वायरमेंट का डेफिनेशन मैंने आपको बताया। और एट द सेम टाइम आगे सेक्शन 2C में कहता है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ये तो पॉल्यूटेंट हो गए, और इन चीजों से जो प्रेजेंस को हम क्या बोलेंगे, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की हम बात बोल सकते हैं कि आखिर इन्वायरमेंट क्या हमारा है, पॉल्यूट हो चुका है। अब इस चीज को ध्यान से सुनो एक मिनट। आप अगर ध्यान से देखो तो कुछ चीजें इसमें मिसिंग देखेंगी। कहने का मतलब इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट क्या सिर्फ एक सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस ही हो सकता है जो आपके इन्वायरमेंट के लिए इंजूरियस हो सकता है? कई सारी चीजें ऐसी होती है जो प्रदूषित होती हैं, आपके इन्वायरमेंट को प्रदूषित तो करती हैं, पॉल्यूटेंट के रूप में वो एक्ट तो होती हैं, पर वो इंजूरियस नहीं हो सकती। कई बार ये भी हो सकता है, और कई बार हो सकता है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस में से किसी कैटेगरी में ना आए। इट्स अ पॉसिबिलिटी। मान लीजिए एक पॉल्यूटेंट है, एक इन्वायरमेंट ऐसा है, एक एग्जिस्टेंस इन्वायरमेंट है, इसमें से हमने कुछ चीजों को बाहर निकाल दिया और इसमें हमने कुछ डाला नहीं, वैक्यूम क्रिएट हो गया, पर ये इन्वायरमेंट तो पॉल्यूट हो गया ना, पॉल्यूट तो हो गया, इसकी डिसबैलेंस तो हो गई। जैसे डीएनए जेनेटिक स्ट्रक्चर को समझो तो उसमें म्यूटेशन हो जाता है, एक जीन अपने आप क्या होता है, रेप्लिकेशन वगैरह हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, ये सारी चीजें हो जाती है, तो हम क्या बोलते हैं कि जेनेटिक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। तो इन्वायरमेंट में इम्बैलेंस क्रिएट होना भी तो पॉल्यूटेंट ही कहलाएगा। बात को समझो। तो इसने जो इस पॉल्यूटेंट में जो डेफिनेशन ऐड किया हुआ है कि प्रेजेंट होना ही इन्वायरमेंट पॉल्यूटेंट कहलाएगा, ये फेयर नहीं था, और इससे जो ओवरऑल टर्म निकल के आ रहा है वो क्या हो गया, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। तो कुछ चीजें इन्वायरमेंट पॉल्यूटेंट का जो कॉन्सेप्ट है इसमें मिसिंग है, और यही चीज क्रिटिसिज्म का क्या बनता है, घर बनता है आगे चल के। आज हम जो भी इस चीज को डेफिनेशन में आप देखोगे, आगे जो भी अमेंडमेंट्स होने की बात चल रही है उसमें इन सब चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो कुछ चीजें क्रिटिसिज्म के रूप में भी इसमें बताई गई हैं। आगे चलेंगे। अब एम एंड ऑब्जेक्टिव्स को जब आप बेरेट को खोलोगे ना तो उसमें साफ साफ ऊपर में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, दैट एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट। किसके लिए? प्रोटेक्शन करने के लिए। जो इन्वायरमेंट हमारा एग्जिस्टिंग है उसको प्रोटेक्ट करेंगे, स्टेटस को मेंटेन करेंगे, और एट द सेम टाइम इंप्रूवमेंट करेंगे उस इन्वायरमेंट में। किसके लिए? एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद, उससे रिलेटेड जो भी मैटर्स होगा उसमें हम क्या करेंगे, इंप्रूवमेंट करेंगे। वेयर एज decisions were taken at the United Nations Conference on the Human Environment held at Stockholm in June 1972, in which India participated to take appropriate steps for the protection and improvement of human environment। इसी ह्यूमन इन्वायरमेंट की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो लैंड हो, वाटर हो, एयर हो, इसके बारे में बात कर रहे हैं। वो आपके लाइवेबल कंडीशंस को क्या करे, इंप्रूव करे। अगर नहीं है तो उसको इंप्रूव करेंगे हम, अगर है तो उसके प्रोटेक्शन को हम क्या, उसके लेवल को क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे, और उसमें इंप्रूवमेंट करने की हम बात करते हैं इसी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की। यही एम और यही ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब 1972 वाला जो कॉन्फ्रेंस है जिसको हम बाद में बात करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में, प्रॉपर मैं आपको सारी चीज बताऊंगा, यूएनएफसीसी के बारे में, डिजर्टिफिकेशन के बारे में, हर एक चीज डिस्कस करेंगे केसेस के साथ। एंड वेयरएज इट इज कंसिडर्ड नेसेसरी फर्दर टू इंप्लीमेंट द डिसीजंस अफोरसेड इन सो फार एज दे रिलेट टू द प्रोटेक्शन and improvement of environment and the prevention of hazards to human being, other living creatures, plants and property। यही एम और यही क्या है, ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के, कि हमें बचाना इन्वायरमेंट को ताकि हम उसमें रह सके। हम मतलब लिविंग क्रिएचर्स हो गए, ह्यूमन हो गए, ये सारे लोग उसमें क्या हम क्या हो, रह सके। बात को समझे कि नहीं? अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या था कि व्हाट वर द नीड ऑफ द कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस, जिसने हमें ईपीए 1996 को क्या करा, फोर्स किया बनाओ। चाहे आपके पास वाटर एक्ट था, एयर एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, ये सारी चीज होने के बावजूद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनैक्ट क्यों किया? अगर आपको याद है तो 1984 का एक बहुत ही भयावह दृश्य था, भोपाल से आया था गैस ट्रेजेडी, जो आप लोगों को पता है, भोपाल गैस ट्रेजेडी, मिथाइल आइसोसाइनाइड जब वहां से रिलीज हुआ था, लीक हो गया था, तो उससे बहुत आज तक उसके कंपनसेशन के, अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में उसके कंपनसेशन से रिगार्डिंग और भी चीजें चल रही थी। तो एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था, ये बहुत बड़ा एक डिजास्टर था, ह्यूमन डिजास्टर। उसके पहले चेरनोबिल का अटैक, मतलब ये सारी चीजें एट द सेम टाइम। और आप देखोगे तो बहुत सारे एक्ट्स थे तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा था। जैसे आप बहुत सारे मिनिस्ट्रीज को देखो, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है कई बार। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, रिजल्ट्स उस लेवल के नहीं आ रहे थे। स्टॉकहोम कन्वेंशन हो चुका था, अथॉरिटीज अकाउंटेबल नहीं थे, विजिलेंट नहीं थे। तो इस सारे मुद्दों को ना क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मर्ज कर दिया एक पर्टिकुलर टर्म के अंदर, उसको बोल दिया इन्होंने इन्वायरमेंट। अब इसके अंदर वाटर, एयर, लैंड, सारी चीजें इन्होंने ऐड कर दी। बाद में ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनी, फिर गंगा आपका जो है क्या नाम है, नेशनल गंगा रिवर अथॉरिटी है, बेसिन अथॉरिटी, वो भी बनी। बहुत सारी अथॉरिटीज इस एक्ट का यूज कर करके क्या हुए, बने। इसी से एक नया टर्म आई, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट और इको मार्क, इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी, कोस्टल एरियाज, इस सारी चीजों को इन्होंने क्या किया, मर्ज किया। तो आज अगर आप देखोगे ना तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आज के समय में। प्लास्टिक जो है, अभी मैं बताऊंगा आपको, देखो आने वाले समय में, आगे आने वाले स्लाइड्स में, कि कैसे कैसी चीजें बाद में बदली और कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ। उसके पहले कुछ चीजें जान लेते हैं कि सेक्शन 3 क्या कहता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। कुछ
सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर की बात कर लेते हैं, क्या क्या उसके पास अथॉरिटीज़ हैं, मतलब क्या क्या पावर है, प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव कैसे कर सकते हैं इन्वायरमेंट को, उसके बारे में बात कर रखा है कि क्या क्या करना पड़ेगा। प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ अ नेशन वाइड प्रोग्राम फॉर द प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, समझ रहे होगे आप। लेइंग डाउन स्टैंडर्ड्स फॉर द क्वालिटी ऑफ इंप्रूवमेंट इन इट वेरियस एस्पेक्ट्स, समय समय पे इन्वायरमेंट में, मतलब आपके पास आप किस कंडीशन में रह सकते हो उसका एक स्टैंडर्ड बनाते हैं। उस स्टैंडर्ड को अगर आप मीट नहीं कर पा रहे हो तो आपके इन्वायरमेंट को उस लेवल का बनाया जाएगा, इंप्रूवमेंट किया जाएगा, ठीक है। लेइंग डाउन स्टैंडर्ड्स फॉर इमिशन और डिस्चार्ज ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज व्हाटसोएवर, बहुत सारे सोर्सेज से जो भी पॉल्यूटेंट्स निकल रहे हैं उसका रेगुलेशन कैसे होगा, उसका डिस्चार्ज कहाँ होगा, इमिशन क्या होगा, उसका स्टैंडर्ड क्या होगा, ये सारी बातें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पावर होती हैं। और एट द सेम टाइम और अगर आप देखोगे तो और भी आगे चीजें लिखी हुई है कि दैट एरियाज में रिस्ट्रिक्शंस कर सकता है कि कहाँ पे इंडस्ट्रीज ओपन हो सकती हैं, कहाँ पे नहीं होगा, कितना बड़ा एरिया में हो सकता है, ठीक है। अगर आप देखो तो ताज ट्रेपेजियम का कॉन्सेप्ट सुना होगा आपने, अरावली से रिलेटेड आपने न्यूज़ सुना होगा जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते रहते हैं, कितने एरियाज में आप क्या कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, माइनिंग कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। आगे एक्सीडेंट्स, मान लीजिए कुछ ऐसा हो रहा है तो कैसे उसको रोका जा सकता है। कुछ एरियाज में एक्सीडेंट मतलब वो व्हीकल वाले नहीं बोल रहा हूँ मैं, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं जैसे अरावली से रिलेटेड कुछ अगर एक्सीडेंट्स हो रहा है, वहाँ पे आसपास इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है तो कैसे उसको रोका जा सकता है। प्रोसीजर एंड सेफगार्ड्स फॉर हैंडलिंग ऑफ हैजार्डस सब्सटेंसेज, जैसे हैजार्डस सब्सटेंसेज बहुत तरह के होते हैं, फिर बायोमेडिकल वेस्ट, मैं भी बताऊंगा ये सारी चीज़ें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्ट भी करा है, सारी एक्ट्स बनाई भी हैं, सारी पॉलिसीज बनाई, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए भी बाद में चल के। आप क्या कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देख सकते हो, मटेरियल कौन सा यूज हो रहा है, कितना इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट हो रहा है। डिस्चार्ज को देख सकते हो, इक्विपमेंट, मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर। इन्वायरमेंटल लैबोरेटरीज का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट है इन्वायरमेंटल लैबोरेटरीज। जब आप देखोगे तो उसमें आपको चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। एट द सेम टाइम सेक्शन 12 को जब आप पढ़ोगे तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। कलेक्शन एंड डिसेमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स रिलेटिंग टू इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, इसके बारे में बात करना कि कलेक्ट करना, सारे पॉल्यूशन के स्टैंडर्ड्स को देखना, एक एक चीज़ को इंस्पेक्ट करना। एट द सेम टाइम मैनुअल्स, कोड्स, गाइड्स, प्रिवेंशंस, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर पूरा का पूरा खाका तैयार करना किसी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, तरीके हो सकते हैं जिसे वो क्या कर सकता है, इन्वायरमेंटल को पॉल्यूट होने से बचा सकता है और इंप्रूवमेंट और प्रिवेंशन कर सकता है हमारे इन्वायरमेंट को। सेक्शन 3.3 इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। सेक्शन 3.3 क्या कहता है, जब आप पढ़ोगे तो सेक्शन 3.3 कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि उसको अगर लगता है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ बॉडीज का बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ बॉडीज का कंस्ट्रक्शन करना, कंस्ट्रक्ट कर सकता है। और एट द सेम टाइम अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऐसा लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को खासकर, कि नहीं देखो ऐसा है कि हमें कुछ बॉडीज का इस्टेब्लिशमेंट करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन उनका करना पड़ेगा, उनको बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है और इंप्रूवमेंट करना है उसके स्टेटस को में, उसके कंडीशन में। तो उसके लिए क्या कर सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल अथॉरिटीज जो हैं वो बना सकती है। ये सेक्शन 3.3 में लिखा हुआ है। अब यही सारे बहुत सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी क्या करा है, इस चीज को अपहोल्ड किया, उसके बारे में बात कर लेते हैं जस्ट वेट अ सेकंड, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सेक्शन 3.3 के अंदर उसको पावर दिया हुआ इस एक्ट ने कि आप कुछ ऐसे बॉडीज को बना सकते हो, किसी स्पेसिफिक टास्क को इंस्ट्रीम करते हो कि आपको इस चीज को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है इन्वायरमेंट के इस पार्ट को। इन्वायरमेंट के अंदर मैंने आपको बताया ना, एयर, लैंड, वाटर, बायोटिक कंपोनेंट है, बायोटिक कंपोनेंट जैसे लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर आता है, तो उसको क्या कर सकते हो आप, प्रोटेक्ट कर सकते हो। इस स्पेसिफिक टास्क के लिए आपको बनाया जा सकता है, सेक्शन 3.3 में लिखा हुआ है। सेक्शन 4 में कहता है दैट अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड देयर पावर्स एंड फंक्शंस, उसी का अपॉइंटमेंट करते हैं। सेक्शन 3 आपको पावर कहता है और मतलब आपको कहता है कि आप कर सकते हो, और सेक्शन 4 इस चीज को वैलिडेट कर देता है। आप अपॉइंट कर सकते हो ऑफिसर्स को, उनके पावर कह सकते हो, उनके फंक्शन को कह सकते हो। पावर टू गिव डायरेक्शंस, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि डायरेक्ट कर सकते हो उन बॉडीज को कि आपको कैसे कैसे क्या स्टैंडर्ड्स होंगे, क्या प्रोसीजर होगा, किस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो चीजों को। और एट द सेम टाइम आपके पास भी अपना डिस्क्रिप्शन यूज करने का मतलब पूरा का पूरा हक होता है। ये सेक्शन 4 और 5 में बातें लिखी हुई है, ठीक है। आगे देखें, आगे कहता है कि दैट सेक्शन जब आप आगे देखोगे 6 में, तो वो कहता है अब अथॉरिटीज क्या करती हैं, क्लोजर कर सकती हैं, स्टॉपेज कर सकती हैं रेगुलेशन का, इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर का, कुछ और ऑपरेशनल सर्कमस्टांसेस का रोक सकती हैं, उनको बढ़ावा दे सकते हैं। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट पावर देती है, अथॉरिटीज को डायरेक्ट भी करती है कि आपको कैसे कैसे काम करना है, एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट उनका तैयार करके देती है। और एट द सेम टाइम कोड ऑफ इथिक्स, मतलब उनके पास अपना डिस्क्रिप्शन यूज करने का भी क्या होता है, ऑप्शन होता है। सेक्शन 6 को जब आप देखोगे तो रूल्स टू रेगुलेट इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ये बहुत अच्छा टर्म है कि कैसे कैसे रूल्स होंगे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को रोकने के लिए, जैसे कि प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन द हैंडलिंग ऑफ हैजार्डस सब्सटेंसेज, प्रोसीजर एंड सेफगार्ड फॉर द हैंडलिंग ऑफ हैजार्डस सब्सटेंसेज, द स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी ऑफ एयर, वाटर और सॉइल ऑफ वेरियस एरियाज एंड पर्पसेज, द मैक्सिमम अलाउएबल लिमिट्स ऑफ कंसंट्रेशन लाइक नॉइज पोल्यूशन, वेव एंड ऑल, मतलब वेव तो इसमें ऐड ही नहीं, हीट भी पोल्यूशन में ऐड नहीं, ये सब क्रिटिसिज्म है। पर इसमें कह रहा है कि नॉइज का क्या होता है, जैसे वो डेसिबल वगैरह आपने देखा होगा दिल्ली में कहीं कहीं बहुत सारे एरियाज में लगा के रखा हुआ है कि अभी कितना
नॉइज पोल्यूशन है, कितना AQI है, सारी चीज़ें, ये पूरा पूरा स्टैंडर्ड होता है, एक पावर होता है जो दिया हुआ है कि ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर आप क्या कर सकते हो, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को क्या कर सकते हो, रेगुलेट कर सकते हो। द प्रोसीजर एंड द सेफगार्ड्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स विच में काउज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड फॉर प्रोवाइडिंग फॉर इमीडिएट फॉर मेजरमेंट्स ऑफ सच एक्सीडेंट्स। ठीक है, अब कुछ कीवर्ड्स और जजमेंट को देखते हैं। अगर आपको मैं बताऊं, जैसे सेक्शन 3.3 मैंने बोला, सेक्शन 3.3 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम का एक केस था 1996 का यूनियन ऑफ इंडिया का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत लताड़ लगाई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि ये कहा कि सेक्शन 3.3 आपको कहता है कि आप ऐसे अथॉरिटीज को बनाइए जो पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन लेवल को क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, उसके इंप्रूव मतलब उसके कंडीशन को इंप्रूव कर सकता है और प्रिवेंशन कर सकता है, प्रोटेक्शन कर सकता है। 10 साल बीत गए फिर भी आपने तमिलनाडु स्टेट के लिए अभी तक ऐसा कोई नहीं बनाया है जो इस केस का स्पेसिफिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट केस था कि ऐसा कोई बॉडी बनाओ ताकि जो रिलीज है, जो इन्वायरमेंटल को पोल्यूशन हो रहा है उस इंडस्ट्री से, उस प्रॉब्लम से, उसको क्या कर सकता है, खत्म कर सकता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस स्टेप्स को मतलब कि अभी तक नहीं लिया हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत लताड़ लगाई थी और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्ट्रेस्ड अ लॉट ऑन दिस सेक्शन एंड ऑर्डर फॉर द क्रिएशन ऑफ अथॉरिटीज अंडर दिस सेक्शन फॉर द स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड ऑल्सो द अथॉरिटीज टू बी फुली empowered to implement the polluter pays principle and the precautionary principle। ये दो प्रिंसिपल्स आप याद रखना, ये दो प्रिंसिपल्स आप याद रखना। और बहुत आपके पेपर में डायरेक्ट सवाल भी पूछते हैं, कई बार यूपीएससी अगर पूछती है, जैसे सीयूईटी में पूछ सकते हैं इस तरह का कि इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। तो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल की पहले ही चीजों को रोक दिया जाए। प्रिकॉशन मतलब कि ना बचाव या सुरक्षा का पहले ही इंतजाम कर लिया जाए, एंटीसिपेशन जो होता है। और पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल मतलब कि जो गंदा करेगा, जो पोल्यूशन को मतलब क्या करे, इन्वायरमेंट को पोल्यूट करेगा, वो पेमेंट करेगा, उसका पैसा देगा। ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इन दो प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, पर ये इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ये भी आपको दिमाग में रखना है। इकोलॉजी फंड बनाना, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड बनाना, ये सब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको ये सारी चीजें क्या करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। उस तरीके का केस है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दैट इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी जो बनाई गई थी गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एनसीआर के हेल्प के लिए, जो भी एनसीआर रीजन के लिए, वो सही है, उसमें से कोई दिक्कत नहीं है। बाद में इसको बोला गया कि सर हमें तो मौका ही नहीं दिया गया था कुछ ऐसा करके, तो बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। जो बॉडी बनाई गई है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी फॉर द एनसीआर स्टिल एक्टिव, वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं जिससे किसी को दिक्कत होना चाहिए। गवर्नमेंट को अगर लगता है तो वो सेक्शन 3.3 का यूज करके बिल्कुल ऐसे अथॉरिटीज और बॉडीज का क्या कर सकता है, निर्माण कर सकता है, ऐसा बना सकता है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल इस चीज को, अथॉरिटी को क्या किया, अफोर्ड किया। इस जगन्नाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक नई चीज बोली कि आप यूनियन गवर्नमेंट को पावर, मतलब यूनियन गवर्नमेंट को बोला कि आप लैंड, एयर और वाटर के साथ साथ कोस्टल एरियाज को भी ध्यान से देखो, कोस्टल वाटर लैंड को भी देखो, कोस्टल वाटर सर्फेसेस को आप देखो, उसके प्रोटेक्शन के लिए भी आप एक बॉडी का क्या करो, गठन करो, उस बॉडी को आप बनाओ। ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के तमाम केसेस में कह रखा है। तो सेक्शन 3.3 बहुत इंपॉर्टेंट, इस बात को आपको याद रखना है। सेक्शन 5 जो है, अभी मैंने आपको बताया, सेक्शन 5 में जो अथॉरिटीज के पास पावर होता है डायरेक्शन का, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पावर होता है कि आप डायरेक्शन दे सकते हो अथॉरिटीज को, उसी का यूज करके महावीर सोप एंड गुरखा, मतलब ये गुआको फैक्ट्री वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि देखो ऐसा है कि अगर आप सिविलियन एरिया में इंडस्ट्री खोल के रखते हो और आपका जो इमिशन है, जो आपका रिलीज है आपकी इंडस्ट्री से, अगर वो इस तरीके से हो रहा है कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है सिटीजन्स के लिए, रेजिडेंट्स के लिए, तो उसको बंद करने का पूरा पावर है कि उससे रिलेटेड अथॉरिटी को डायरेक्शन दे सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट कि आप इसको बंद करवाओ, इसके स्टैंडर्ड को चेक करो, इसके सारे प्रोसीजर को चेक करो, इसके बाद इसका क्या करो, बंद करो, या फिर जो भी उसको लगता है जैसे भी उस चीज को रोक सकता है। तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को क्या किया, फील्ड किया सेक्शन 5 को इस केस में। तो ओवरऑल कहने का क्या मतलब है कि जो भी अथॉरिटीज बनेंगी उसको सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकती है, रूल्स लिख कर दे सकती है, और एट द सेम टाइम डिस्क्रिप्शन भी देती है कि आप अपने हिसाब से चीजों को क्या करो, मैनेज करो। और इन्हीं सब चीजों का यूज करके बाद में बहुत सारी कमिटीज बनी, बहुत सारे बॉडीज बनी, जैसे एक बहुत फेमस बॉडी है नेशनल एनवायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी, उसके अलावा सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी बनी। बाद में एनजीटी की भी निर्माण इसी के बाद हुई थी, पर एनजीटी का अपना एक एक्ट बन गया, पर उसका जो देखा जाता है ना बेसिस बैकग्राउंड, वो 1986 के कानून को ही देखा जाता है। गंगा रिवर अथॉरिटी बेसिन भी बनी, बाद में हेजार्डस मैनेजमेंट रूल्स बना, बायोमेडिकल रूल्स बना, ई वेस्ट रूल्स बना, प्लास्टिक बेस्ड रूल्स बना, ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा न्यूज में भी रहती हैं। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ने बहुत ज्यादा अलाउ किया, बहुत ज्यादा पावर दिया कि आप चीजों को क्या कर सकते हो, कैसे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो उसके कंडीशन को, और उन सब का यूज करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारी बॉडीज जो अभी मैंने आपको बताया वो बनाया है।
ठीक है, ये इतनी सी बात थी। बाकी अगले वीडियोस में इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की बात करेंगे, कुछ उसके कंसर्न की बात करेंगे और एक दो क्रिटिसिज्म की बात करेंगे। सेक्शन 19 है जैसे कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस की बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा देख लेंगे कि क्या प्रोसीजर है उसका, कैसे कोई अगर बॉडी है उसके खिलाफ कोई कोर्ट जा सकते, सिविल कोर्ट तो जा ही नहीं सकते, आप कैसे अप्रोच कर सकते हो हायर कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, उसके बारे में प्रोसीजर अपन बात करेंगे आगे। थैंक यू सो वेरी मच। समर्थ जुडिशरी को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।